नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम बात कर रहे हैं यूपी निकाय चुनाव की, जिसमें सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां बीजेपी ने 300 बागी सदस्यों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, पार्टी के पक्ष में दिख रही सर्वे रिपोर्ट्स ने कार्यकर्ताओं के हौसले को भी बढ़ाया। यहां पर आपका ध्यान हिंदुत्व के एजेंडे की तरफ थोड़ा सा दिलाना चाहेंगे, जो कि अभी तक बीजेपी का सबसे मजबूत हथियार माना गया। लेकिन निकाय चुनाव से यह एजेंडा गायब है, क्योंकि पसमानदा वोट पर पार्टी की नजर है। यही वजह है कि पार्टी भारी तादाद में पसमानदा मुस्लिमों को भी इस बार टिकट उसने दी है। अब बात विरोधी दलों की कर लेते हैं। पिछले निकाय चुनाव में दूसरे नंबर पर रही समाजवादी पार्टी बीजेपी के काम की कलई खोलती दिख रही है। अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम क्या किया, इस बात को बताने के बजाय दूसरों की कमियां गिना रही है। काम किया नहीं है तो गिनाएगी क्या। बीएसपी इस बात से खुश है कि पिछले निकाय चुनाव में उसको कांग्रेस से ज्यादा वोट प्रतिशत हासिल हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि बीएसपी सिर्फ वोट काटने का काम ही करेगी या फिर अपनी खोई सियासी जमीन और खिसकते जनाधार पर भी कुछ काम करेगी। लोग बीएसपी को वोट क्यों दें, यह भी सवाल खड़ा होता है। अब बात कांग्रेस की, जो लगातार बड़े चुनाव में आक्रामक है लेकिन निकाय चुनाव में लगभग निष्क्रिय से दिखाई देती है। ऐसे में किसकी होगी हार और कौन पहनेगा हार? दो चीजें हैं, शब्द एक ही है। हार किसकी होगी और हार पहनेगा कौन, ये तय करेगा रिपोर्ट पर, यानी जो रिजल्ट आएंगे उस पर। रिपोर्ट देखते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि अब तक वे सर्वे भारतीय जनता पार्टी के हित में आंकड़े पेश करते दिख रहे हैं, लेकिन सच्चाई चुनाव के बाद ही पता चल सकेगी। यूपी निकाय चुनाव में 4 और 5 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को इसके नतीजे आएंगे। यहाँ आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले इन निकाय चुनावों को लोकसभा के लिए सेमीफाइनल के तौर पर भी आंका जाएगा। सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो सी वोटर ने बीजेपी को 45% के साथ सबसे ऊपर दिखाया है, वहीं सपा 31% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर दिखाई है। निकाय चुनाव में बीएसपी और कांग्रेस की स्थिति की बात की जाए तो बीएसपी यहाँ कांग्रेस से ज्यादा वोट शेयर करती दिख रही है। बीएसपी को 8% वोट मिलता दिख रहा है, तो वहीं कांग्रेस को 7% वोट से संतोष करना पड़ सकता है। हालांकि कई बार सर्वे दिखाए गए आंकड़ों से काफी अलग होते हैं, इसीलिए असली रिजल्ट तो 13 मई को ही सामने आएगा। फिलहाल सर्वे के आंकड़ों को देखकर तो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता गदगद हैं। हम ये जिम्मेदारी अपने बापे दादा को देते हैं कि दादा सबसे बुजुर्ग है। दादा आप पूरी ताकत के साथ एक बच्चे को आप लेके रहिएगा और आप एक वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में, कमल वाले खाते पर डलवाइएगा और हम चुनाव के बाद धीरे आकर आपके साथ बैठ करके आराम से वोट करेंगे। यूपी निकाय चुनाव में 2017 की तुलना में इस बार उम्मीदवारों की संख्या भी काफी ज्यादा दिख रही है। इस बार 38,386 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं निकाय चुनाव होने से पहले ही नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के 68 सदस्यों को जीत हासिल हो चुकी है। गौतम बुद्ध नगर की रबुपुरा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद बीजेपी के शशांक सिंह की निर्विरोध जीत हुई है। इसके अलावा मेरठ, अलीगढ़ में भी निर्विरोध जीत बीजेपी के खाते में गई। बीजेपी को यहाँ उम्मीद ज्यादा दिख रही है। यही वजह है कि पार्टी ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम लगाए हैं, तो वहीं अन्य दलों ने स्थानीय नेताओं पर भरोसा जताया है और इन्हीं स्थानीय नेताओं को प्रचार में लगाकर जनता तक पहुँचने की कोशिश की है। विपक्षी दलों में समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी है, इसीलिए वो बीजेपी को घेरने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि कानून व्यवस्था चौपट है। प्रदेश की जनता बीजेपी से परेशान महसूस कर रही है, इसीलिए अब उसने बदलाव लाने का मन बना लिया है। जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं, आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है, वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है,
वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना है। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। आपको बता दें कि पहले फेज में 37 जिलों में चुनाव प्रचार होना है, जो कि 2 मई की शाम 6 बजे ये प्रचार थम जाएगा। यानी 4 मई को शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, झांसी, जालौन, ललितपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली और जौनपुर में चुनाव होंगे। रिजल्ट 13 मई को सामने आएगा। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 में नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त बाजी मारी थी। नगर निकाय चुनाव के 6 नगर निगमों में से 14 पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि 2 जगहों पर बीजेपी ने बाजी मारी थी। वहीं 198 नगर पालिका परिषद के परिणामों की बात की जाए तो बीजेपी 67, सपा ने 45, बीएसपी ने 28, सीपीएम 1, कांग्रेस 9, निर्दलीय 43। वहीं नगर पंचायत के 438 सीटों में से बीजेपी 100, समाजवादी पार्टी 83, बहुजन समाज पार्टी 45, कांग्रेस 17, आप 2, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1, राष्ट्रीय जनता दल 2, राष्ट्रीय लोक दल 3, निर्दलीय 181। हालांकि सर्वे के आंकड़े बीजेपी के पक्ष में जरूर हैं, लेकिन असल तस्वीर तो 13 मई को ही साफ हो सकेगी। तब तक अपने अपने दावे और अपनी अपनी उम्मीदें बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो चलिए हम खास मेहमानों से आपको रूबरू करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा को इसी के साथ आगे बढ़ाते हैं कि भाई अब जो है निकाय चुनाव में सबको अपना 100% देना है, लेकिन चुनाव जब होते हैं तो रोमांच तब बढ़ता है जब कोई बागी हो जाता है। आप जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो दूसरे दल में चला जाता है। जो गठबंधन काफी मजबूती दिखा रहा होता है, मजबूती के साथ कदम आगे बढ़ा रहा होता है, उस गठबंधन में थोड़ी सी दरार पड़ती नजर आने लगती है। संगठन अगर मजबूत नहीं है तो फिर आपको मजबूती कैसे मिलेगी? इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप दुबे, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, जुड़े हैं। यतेंद्र कसाना, प्रवक्ता आरएलडी, हमारे साथ जुड़े हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त। और प्रोफेसर नीरज जैन, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके अनुभव हम अक्सर साझा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। और रविंद्र जी, आपसे शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात है। सर्वे रिपोर्ट जो आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि जो प्रतिशत है वो अभी तक बीजेपी का ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन हम उससे इतर अगर बात करें, ऐसी क्या मजबूती है जो आप इनको मात दे सकते हैं? अखिलेश प्रचार नहीं कर रहे हैं, जयंत भी प्रचार नहीं कर रहे हैं, ऐसे में कैसे मजबूती मिलेगी? सबसे पहले तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना प्रचार गोरखपुर से शुरू किया, और खाली प्रचार ही नहीं किया उन्होंने। प्रचार करने के बाद बगल के जिले देवरिया गए, उसके बाद बगल के जिले संत कबीर नगर आए, जहां 2 हमारे दिवंगत नेता थे, उनको श्रद्धांजलि भी दिया। प्रचार कर रहे हैं और निकाय चुनाव से पहले से ही वो लगभग 33 जिलों में होके चले आए। तो इससे पहले क्या उनको अपने नेताओं पर ज्यादा भरोसा था, या रणनीति बनाने में समय लग गया? देखिए, रणनीति 2 प्रकार की होती है। एक तो दूरगामी होती है, एक हर दिन बदलती है, और ये दोनों प्रक्रिया चलती है। सबसे पहले हमने उत्तर प्रदेश में प्रभारियों की घोषणा किया। हर जिले के प्रभारी बनाए गए, हर जिले से 3 नाम मंगाए गए। ये था कि 3 नाम क्या, चौथा नाम का कोई किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने नगर निगम के जितने भी मेयर थे, प्रत्याशियों की घोषणा कर दिया। तो यह हमारी तैयारी इंगित करती है। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ सफलता हासिल होगी, या दूसरे नंबर पे ही बने रहेंगे? दूसरे नंबर पे तो हम तब थे जब हमें 22% मत मिला था, और भारतीय जनता पार्टी को 40% मत मिला था, और विधानसभा चुनाव हुए 6 महीने भी नहीं हुए थे। उसके बाद से जितने चुनाव हुए हैं अब से लेके 2022 तक,
तो अगर खाली हम 3 उपचुनाव छोड़ दें, सब में हम ही जीते हैं। लोकसभा में 10 सीटें कम कर दिए हैं, विधानसभा में 57 सीटें कम कर दिए हैं, 57 सीटें ही ने कम की है, 10% मत भी अपने बढ़ाए हैं। ठीक है, यतीन कसाना जी, मजबूती मिलेगी या बैकफुट पर रहेंगे, पीछे पीछे अखिलेश जी को फॉलो करेंगे, या अपना कुछ खुद का एग्जिस्टेंस भी है, जयंत उस दिशा में मजबूती देंगे, क्योंकि पश्चिम तो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए निश्चित तौर पर पश्चिम महत्वपूर्ण है और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हिदायत है कि सब लोग काम कर रहे हैं। पश्चिम में जहाँ जहाँ पर हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनके लिए सारे लोग काम कर रहे हैं और हम किसी को ये नहीं कह रहे कि हम किसी को फॉलो करते नहीं करते, हमारी विचारधारा एक है, हम साथ में हैं। बहुत सारी जगह पे कुछ एक जगह पे फ्रेंडली फाइट है, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को रोकने में पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल सबसे बड़ा दल होगा, सबसे मजबूती से हम लोग होंगे जो उनको रोकने का काम करेंगे। तो क्योंकि किसान, मजदूर, नौजवान सब लोग परेशान हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की, सारे देश ने सुना, उसको राष्ट्रीय उत्सव की तरह मनाया गया, लेकिन कोई भी काम की बात उन्होंने नहीं की जिसमें ये लगे सुनने से कि भाई प्रधानमंत्री का संबोधन था। लोग सुनते थे, पहले पुराने प्रधानमंत्रियों में यदि हम बात करें, पंडित नेहरू बोलते थे, इंदिरा जी बोलती थी, चौधरी चरण सिंह जब बोलते थे तो लोगों के हुजूम बुलाकर पकड़कर नहीं लाए जाते थे, स्कूल की छुट्टी कराकर बच्चों को नहीं लाया जाता था। लेकिन पहले निकाय चुनाव भी इतनी गंभीरता उसमें नहीं दिखाई जाती थी, बड़े नेता भी इतना गंभीर नहीं होते थे, जब से 2014 के बाद से गंभीर होना ज्यादा शुरू हो गया। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री का एक कद होता है, मैं उसी बात को पहले कंटिन्यू करूंगा कि मन की बात यदि काम की बात होती उसमें कुछ, तो शायद निकाय चुनाव या ये सब चीजों पे भी थोड़ा सा लोगों का ध्यान हटता, लोग समझते हैं प्रधानमंत्री कुछ देना चाहते हैं। सच बात है, नौजवान के लिए कुछ नहीं है, किसान के लिए कुछ नहीं है, बेरोजगार के लिए कुछ नहीं है। तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम जो अलायंस हैं वो सभी इस चुनाव में मुंह की खाएंगे और हम जहाँ पर हम लोग लड़ रहे हैं मजबूती के साथ राष्ट्रीय लोकदल और बाकी जगहों पर समाजवादी पार्टी उनको रोकने का काम करेगी। संदीप दुबे जी, बड़ा अच्छा सर्वे जरूर आया है, लेकिन यहाँ जो दल हैं दोनों जो आपको चुनौती दे रहे हैं, आरएलडी और समाजवादी पार्टी, वो स्पष्ट कर रहे हैं कि आपके लिए इतना आसान नहीं होगा सफर। काम है तो दिखाइए, काम है तो आंकड़े जारी कीजिए, सारे काम तो सपा के ही गिनाए जा रहे हैं, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया गया। तो सर्वे भले ही आपको खुश कर रहे हों, लेकिन जनता जो है खुश नहीं है। रविंद्र जी देखिए, यही उत्तर प्रदेश है। जब इसकी धारणा थी कि यहाँ परिवारवाद है, यहाँ दंगा होता है, 6 सालों में यूपी दंगा मुक्त हुआ है। इनको लगता है कि काम ही नहीं हुआ। देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राज्य के रूप में यूपी की गिनती हो रही है, इनको लगता है कि कोई काम ही नहीं हुआ। केंद्र सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभी स्कीमें उत्तर प्रदेश में लागू हो रही है और उत्तर प्रदेश उस स्कीमों के आधार पे नंबर 1 प्रदेश बना हुआ है, जो केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को 100% लागू करता है। इन विपक्ष के लोगों को लगता है कि काम ही नहीं हुआ। जरा सोचने की जरूरत है। देखिए, हमने 10 सेक्टर चिन्हित किए हैं और 10 सेक्टर में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और बेहतर काम हो रहा है। सारी कार्य योजनाएं ईमानदारी से लागू है। देखिए, बात है राजनीति की। राजनीति में जनता का दिल जीतने वाला जनता का वोट लेता है। अगर आप हमारी बुराई करके जनता का दिल जीतना चाहते हैं, आपके पास ये योजना है, तो ये आपकी योजना सफल हो। मैं ऐसे ईश्वर से कामना करूंगा कि आप हमारी बुराई करते रहें। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेके, उत्तर प्रदेश के विकास को लेके अगर कोई मॉडल है तो आरएलडी के भाई रखें, समाजवादी पार्टी के लोग रखें। हमें अपनी बात तो रखनी पड़ेगी और बात तो आपस में लड़ने से पूरा नहीं होता। आप कहते हैं हमारे पास कोई युवाओं को लेके विजन नहीं है। हमने तो हमेशा, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब भी कोई बात करते हैं या वार्ता करते हैं, वो सबसे पहले कि कैसे युवाओं को आसानी से नौकरी मिले, उसके लिए स्वरोजगार को आगे बढ़ाने का विषय रखते हैं और उसका प्रयास हुआ हमेशा। और उस प्रयास में जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी वहाँ काम हो रहा है, लगभग 2 करोड़ युवाओं को हम लोग क्या कहते हैं, स्मार्टफोन देने वाला यूपी पहला ऐसा राज्य बना है। 20 लाख लोगों को ये सुविधा मिल भी चुकी। मैं कह सकता हूँ यूपी का कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ के युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं मिली है। अब आप विपक्ष में हैं, आप हमारी आलोचना कर रहे हैं, अब इसके आधार पे तो जनता आपको कैसे वोट देगी, ये सपा, आरएलडी और विपक्ष के लोगों को सोचने की जरूरत है। लेकिन हम कह सकते हैं कि हम सीना तान के कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है। अपराध महिलाएं जो हैं उनको जो पेंशन है उसकी सुविधा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश दे रहा है। आज 14 लाख से ज्यादा बेटियों को हमने कन्या सुमंगला योजना के तहत आच्छादित किया है।
बेटियों की पढ़ाई के लिए सामूहिक विवाह योजना के लिए जो भी योजनाएं चले 100% उत्तर प्रदेश में लागू है, और मुझे गर्व है कि हमारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अच्छा, यतेंद्र कसाना जी आपकी बातों पे हंस रहे हैं। नहीं, मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि बेटियों की बात कुछ भी हो, अभी मैं बेटियों की बात अभी हो रही थी, और दिल्ली के जंतर मंतर पर देश की वो बेटियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, वो एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर यौन शोषण के आरोप को लेकर के धरने पर बैठी हुई है, पूरा देश देख रहा है, और ये कह रहे हैं कि बेटी और बहमुख समाज की बात कर रहे हैं। तो इनकी कथनी और करनी का जो ये बड़ा अंतर है ना, ये बहुत सोचने का विषय है, और ये जनता इस सबको जान रही है और धीरे धीरे समझ रही है। ठीक है, हर एक का दौर आता है, दूसरी पार्टी में लंबे समय तक जांच हो रही है, अगर कोई बस जांच, मतलब ये कैसा कानून है, दो तरह के कानून नहीं चलते देश में भैया, दो तरह के कानून नहीं चलते। जो आप प्रोत्साहन करते थे, देखिए दो तरह के कानून नहीं चल सकते। कानून एक तरह का चलना चाहिए, सभी के लिए समान कानून होना चाहिए। यदि एक 0 FIR का सिस्टम है हमारे संविधान में, कानून में, तो वो उसमें FIR हो जानी चाहिए थी, फिर जांच होनी चाहिए थी, और उसके लिए बेटियों को धरने पर नहीं बैठना चाहिए था। पूरे देश भर के विपक्ष के लोगों को आपके खिलाफ खड़ा होने की जरूरत नहीं थी कि एक छोटी सी बात के लिए यदि कोई आरोप था तो जवाब दीजिए। ब्रजभूषण शरण सिंह से आप क्यों इतना डरते हैं? ब्रजभूषण शरण सिंह से प्रोफेसर नीरज जैन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज जैन जी, सबकी खैर अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, ये तो हम अक्सर कहते ही रहते हैं, लेकिन ये निकाय चुनाव है, जमीनी स्तर की हमेशा बात की जाती है। भारतीय जनता पार्टी से जब भी सवाल किया जाता है तो तय ये रहता है कि भाई राष्ट्रीय नीतियां क्या कहती हैं, वो कितनी कारगर हैं। जमीनी स्तर की अगर हम बात करें तो अभी जो सर्वे है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है, लेकिन असल हकीकत हम आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि आप तो राजनीति की अच्छी पैठ रखते हैं, अच्छी गहराई से उसको समझते हैं। क्या कह रहा है उत्तर प्रदेश? देखिए, पहले तो सबको प्रणाम। रवि जी, एक बात जान लीजिए, जो आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं और सरकारी आंकड़े जितनी हकीकत से मीलों दूर होते। अभी हम लोग कल बैठे बात कर रहे थे कि ये जो नगर की सरकार बनती है, सरकार 3 प्रकार की होती है, नगर की सरकार है, राज्य सरकार है। तो नगर की सरकार में तो राजनीतिक दखलंदाजी होनी नहीं चाहिए, व्यक्तित्व और व्यक्ति के ऊपर होनी चाहिए। और ये चाहे कितना भी, ये बात तो सही है कि सरकार जिसकी होती है उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता है, ठीक है, इसको तो हमको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हम देखें कि शहर की स्थिति, लखनऊ शहर की स्थिति कभी आए संदीप, तो देखते हैं हमारे जो है, देखिए मवैया का पुल, KKC का पुल, छत्ते के पुल की बात कर रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज के छत्ते का पुल, खगड़ा के छत्ते का पुल, वो आज भी 50 साल से जैसा था उसी अवस्था में है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम लोग को 2 चीजें चाहिए होती है, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है, नगर निगम की सरकार है, नगर पंचायत है और नगर पालिका। पहले हमको चाहिए कि स्वास्थ्य की हमें उत्तम सुविधा हो, पानी हमको अच्छे से मिले, बिजली का कोई इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, बिजली कंट्रोल नहीं करती है। तो स्वच्छता और स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ जलवायु के साथ साथ स्वच्छ पानी हमको मिलना चाहिए, जो कि एक सच्चा नंदी सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में शायद ही कहीं में पानी मिल रहा है, स्वच्छ वातावरण का कोई स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा। अभी आप यहाँ से किसी भी जगह, अब लखनऊ से हम अंदाजा लगाते हैं बाकी जगहों की क्या स्थिति होगी। लखनऊ शहर में आप 5 किलोमीटर में कहीं भी अगर चले जाएंगे तो खुले में आपको कूड़ा पड़ा मिलेगा। और ये जो आउटसोर्सिंग के जरिए काम हो रहा है, इसमें हफ्तों लोग कूड़ा नहीं उठा रहे हैं, जिससे प्रदूषित वायु यहाँ आ रही है। लखनऊ शहर के अंदर की स्थिति में बताऊं संदीप भाई, आप आइए कभी देखिए, फैजुल्लागंज लखनऊ का सबसे ज्यादा हाईली डिजीज एरिया है, सर्वाधिक बीमारी और प्रदूषित एरिया है। यहाँ पे सारी बीमारियां, चाहे उसमें डेंगू होता हो, चाहे चेचक होता हो, कोई सबसे ज्यादा फैजुल्लागंज में है। उसका एक कारण है, IIM रोड पर जब दिनेश शर्मा जी मेयर थे तो उन्होंने कूड़ा घर पूरा डेवलप कर दिया, उसको एक कॉलोनी में डेवलप कर रहे हैं। तो उड़कर के लेकिन हवा इस साइड आई पूरे, लेकिन नीरज जैन जी, जगह जगह शहरों में, सोसाइटीज में, अच्छा रही बात इसमें, जगह जगह शहरों में, सोसाइटियों में गाड़ियां निकलती हैं, क्योंकि सरकार की सर दोहरे नियम लागू कर रही है। आम आदमी के लिए डबुल्ला है और सरकार अपने लोगों के लिए सिंगल्ला कर रही है। आप चाहे
किसी भी इश्यू पर है। अभी हमारे लोग कह रहे थे कि यशस्वी प्रधानमंत्री सही है, यशस्वी है, हम तो प्रधानमंत्री को यशस्वी कहेंगे चाहे कैसे हो। लेकिन डिग्री के मामले से लेके अडानी का मामला हो, चाहे महिलाओं का देश मतलब दुनिया भर में तिरंगा लहराने वालों का मामला हो, सब चीजों आपके लोग जो करेंगे वो राम राम नहीं, है। कूड़े की जो और बात करी कूड़े आपने करेंगे वो गलत नीरज है। जैन जी, कूड़े की बात में तो किसका जगह जगह करेंगे, गाड़ियां जाती हैं किसका सोसाइटियों में, जगह जगह गाड़ियां जाती हैं। अगर हम रेलवे स्टेशन की ही बात करें तो रेलवे स्टेशन पे भी मैं साफ सफाई बहुत देखता हूं, जो उससे पहले कमी देखने को मिलती थी। सोसाइटीज में गाड़ियां जाती हैं, इसका तो पूरा इंतजाम किया गया था। रविंद्र जी, इसमें कोई तो रहे, सुनने में कोई पैसा नहीं जाता है। और गांधी जी ने कहा there are two ways of thinking, one is practical, another is theoretical, but both are quite different in nature. तो my humble submission, मेरा ये भी कहना है, आप अगर मुझको दे टाइम तो मैं 3 मिनट के अंदर स्कूटर पे पहुंच जाऊंगा, आपको लाइव टेलीकास्ट दिखा दूंगा पूरा। मुश्किल से यहाँ से 800 मीटर की दूरी पे, और ये बहुत पॉलिश कॉलोनी है, बहुत प्यासी। यहाँ पे 1400 टीचर रहते हैं। ये बहुत नहीं, लेकिन इसमें एक सवाल आता है ना एक नीरज जी कि पूरी किसी एक कॉलोनी से पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या साफ हो जाएगी? मैं उत्तर प्रदेश को तो राजधानी से लेके चलूंगा। जब राजधानी की ये स्थिति है, मुख्यमंत्री आवास के नीचे बंदरिया बाग की तरफ आइए तो आपको कूड़े का ढेर पड़ेगा। वहां तो एक तरफ पूरा सोचिए कि सब पूरा सारा वीआईपी एरिया है, तो आप एक क्षेत्र नहीं बता रहे, सारे क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। अभी हम एक और कॉलोनी में गए थे भरत नगर के पास, वहां की सड़कें तो ऐसे अगर आप एक बार स्कूटर से चल जाएंगे और लाइट नहीं होगी तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। स्ट्रीट लाइट की पोजीशन जो है मेन रोड पर बहुत अच्छी है, लेकिन मोहल्लों के अंदर बहुत बुरी स्थिति। जी चलिए, जवाब ले लेते हैं। जवाब संदीप जी, योगी आदित्यनाथ जी का संबोधन हमने सुनवाया, कूड़ा कहीं नहीं दिख रहा, हर जगह स्मार्ट सिटी। लेकिन नीरज जैन जी कह रहे हैं कि हमें अगर 3 मिनट दें तो हम तस्वीर सारी दिखा देंगे। दावा कर रहे हैं इस चीज का। वो कह रहे हैं कि ऐसी कॉलोनी जो पॉश कॉलोनी है, जहां अच्छे लोग रहते हैं, वहां स्थिति ये है कि नाक बंद करके गुजरना पड़ता है। गली मोहल्लों में निकल जाइए, सारे शहर में ही आप टिके हुए हैं, गली मोहल्लों में भी तो जाइए आप। या भूल गए उनको, केवल शहर की तरफ नजर है आपकी। रविंद्र जी, नीरज जी मेरे बड़े भाई हैं, वो कुछ भी बोलेंगे उनको मैं सहज स्वीकार कर लूंगा, उनके बात का मैं विरोध नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता कि मैं 2 बातें कहूंगा और कहने का मैं तरीका, मैं इसको डिफेंड भी नहीं करूंगा। दिल्ली जैसे शहर में भी हमारे घर के सामने कूड़ा मिल जाता है, हम लोग उसका साफ सफाई कराते हैं। नहीं, इसी कूड़े के ढेर के चक्कर में, इसी कूड़े के ढेर के चक्कर में एमसीडी चली गई हाथ से। रविंद्र जी आवाज आ रही? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसी कूड़े के ढेर के चक्कर में आम आदमी पार्टी हाथ मार लेगी आपसे। हाँ रविंद्र जी, मैं बात पूरा करूँ। जी। तो अगर कहीं है तो कुछ आम आदमी की जिम्मेदारी भी है, थोड़ा सा इसको बढ़ चढ़ के हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी गंदगी ना हो। हम सब अपनी जिम्मेदारी उठाएं, कॉल कर दें कि यहाँ गंदगी है, तो जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो ये काम जल्दी कर दें। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, बड़े यहाँ पे ऐसी 1-2 घटनाएं होंगी, उसको नकारा नहीं जा सकता, होती ही होंगी, और स्वीकार करना चाहिए। इसलिए स्वीकार करना चाहिए कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। जो जगह की बात नीरज जी कह रहे हैं बड़े भाई, वो सारी जगह को हम लोग दिखवा के और उसको जल्दी से जल्दी कि वहाँ आगे ये सब चीज देखने को न मिले, ऐसी व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करने की मतलब जो जिम्मेदारी आपकी है अब वो आम नागरिक निभाए। नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। देखिए, मेरी और आपकी नहीं। अब हो सकता है वहाँ काउंसलर बीएसपी वाला हो सकता है वहाँ काउंसलर एसपी वाला हो, लेकिन हमने तो ये बात नहीं कही ना, हमने पक्ष विपक्ष की बात नहीं कही। कहीं भी गंदगी है उससे लड़ना हम सबकी जिम्मेदारी है। रविंद्र प्रताप जी, मैं बोलने के लिए तो अपने डिफेंस में ये बात बोल सकता था, रविंद्र प्रताप मैं सत्ता को बोल सकता था, किसी और पार्टी रविंद्र प्रताप जी वो ये कह रहे हैं, ठीक है, ऐसी व्यवस्था हो, लेकिन मैंने तो सर स्वीकार कर लिया। मैं ये कहता हूँ कि जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निपटारा, निवारण करना हमारी दायित्व है। कहीं कोई दिक्कत है उसे सर स्वीकार करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जो उत्तर प्रदेश में ये चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव बड़े प्रोस्पेक्ट में हो रहे हैं। अभी नहीं, हमने तो सिर्फ इतना कहा, हमने एक याद आपको दिलाई कि कूड़े की लड़ाई उत्तर प्रदेश में भी आई। एमसीडी गवाई ना दिल्ली में, तो कूड़े की लड़ाई थी वहां पर, इसलिए हमने समझने की कोशिश की। और वहां तो आप 15 साल से ज्यादा से वहां पर आपने सिक्का जमाए हुए। यहाँ तो 6 साल हुआ यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को है। 3 साल हमने कोविड में निकाले हैं। 3 साल में जो हमने काम करके दिखाए हैं वो किसी से छुपा नहीं है। आज वो हमारे सुपर हीरो है, हम सबके दिल जीते हुए। उत्तर प्रदेश की प्रत्येक जनता उनसे प्यार करती हो, चाहे पक्ष हो
चाहे विपक्ष हो, भले आखिर चैनल पे कोई कुछ भी कहे, लेकिन योगी जी के कार्य करने की शैली पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। तो दिल जीतने का काम जिसने किया है, ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिला है। अब तो डबल इंजन की सरकार है, मैं तो कहूंगा ट्रिपल इंजन की सरकार आएगी, जब सारे मेयर हमारे होंगे, नीचे भी लोग हमारे जीत के आएंगे, तो काम करने में सहूलियत होगी। और उत्तर प्रदेश की जनता इसलिए भी हमें बहुमत देना चाहेगी और देगी कि हमें भी आजमाना चाहेगी, ऊपर से लेकर नीचे अभी तक आप ही को आजमा रही है, आप पे भरोसा कर वादा रही है। किया वो वादा हम ठीक है, पूरा कर रविंद्र प्रताप पाते या नहीं कर सिंह, पाते। वो रविंद्र प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं, उनके जो नेता हैं ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमने काम किया है, योगी जी यशस्वी है, मुख्यमंत्री के तौर पर अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो भरोसा है उनका। आप क्या दिखाएंगे? वो तो कह रहे हैं जिम्मेदारी तो सबकी है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कूड़े की सफाई करें, सिर्फ सत्ता पक्ष की क्यों? पहली बात तो अगर खाली आप लखनऊ तक सीमित हैं तो लखनऊ में लंबे समय 27 नहीं, लखनऊ तक मेयर, सीमित नहीं, मैं तो पूरे प्रदेश की स्थिति जानना चाहता हूँ आपसे। पूरे प्रदेश की स्थिति जानना चाहते तो ऐसे सुन लीजिए, नगर विकास विभाग का जो इस बार बजट था 26,000 करोड़ रुपए था, और इतनी अयोग्य सरकार है कि 52% ही खर्च कर पाई अपने टोटल बजट का। तो जो सरकार इतनी अयोग्य हो कि अपने टोटल बजट का 52% खर्च कर पावे, वो नगर निकाय को क्या देगी? नगर पंचायतों को 30% भी नहीं गया उनके बजट का। बाकी सरकारों ने क्या 100% खर्च किया? किसने? बाकी सरकारों ने 100% खर्च कर दिया था, सब लगा दिया था एक साथ। अभी तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। हाँ, प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो उत्तर प्रदेश टोटल सरकार ने आखिरी बजट का केवल 52% का खर्च किया। तो जो 52% ठीक खर्च करेगी, क्योंकि ज्यादा खर्चा तो अपने राज्य के मुख्यालय पे ही हो जाता है, तो निकायों को पैसा नहीं दिया उन्होंने। अब आइए, अभी स्मार्ट सिटी की मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे थे, पता नहीं 10 बता रहे थे, जो 20 बता रहे थे। 2,000 करोड़ रुपए आया था केंद्र से, 210 करोड़ रुपया दिया था राज्य सरकार ने। कहाँ है ये 2,210 करोड़ रुपया, कहाँ है स्मार्ट सिटी? संदीप जी जवाब लेंगे आपसे। एक मिनट, लखनऊ को स्मार्ट सिटी बोलते हैं ये, तो मुजफ्फरनगर, नोएडा, हापुड़, ये 3 सबसे प्रदूषित शहर रहते हैं। इसमें से कभी लखनऊ दूसरे नंबर पे चला जाता, कभी तीसरे नंबर पे सबसे प्रदूषित AQI के अनुसार। तो यही है स्मार्ट सिटी किया, जो 2,210 करोड़ रुपए खर्च करके फिर आए थे 500 करोड़ रुपए उच्चीकृत करने के लिए नगर निकायों को। कहाँ है वो 500 करोड़ रुपए? कौन सा एक उच्चीकृत नगर निकाय कहाँ पर है? हाँ, नहीं, लेकिन ये तो मुद्दे हैं आप जो बता रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आपके अपने बड़े नेता ही कुछ इस तरह का बयान दे देते हैं जिससे आपकी हार तय हो जाती है। अब आजम खान जी का ही बयान देख लीजिए। देखिए, बयान खाली हमारे वहाँ नहीं दिया जाता है। एक बयान सुन लीजिए, अगर बयान पे गए। एक MLC है देवेंद्र प्रताप सिंह जी गोरखपुर में, दूसरे MLC है धर्मेंद्र सिंह सैसवार। देवेंद्र सिंह जी ने MLC ने कहा कि धर्मेंद्र सिंह सैसवार जी ने सारा टिकट बेच दिया है, और 75 लोग बागी हो गए थे गोरखपुर शहर में, CM सिटी में। तो CM जी गए, अब वो सदन वाली अंदाज में धमका के उनको बैठाया, कैसे बैठाया वो लोग जाने। तो इन बयानों का जो असर है, जो भुक्तभोगी जनता है, उस पे नहीं पड़ता है। 2 जीत हमारी पहले ही हो चुकी है। ठीक है, लेकिन इस तरह के बयान मायने रखते हैं, क्योंकि अगर जब 2024 का आप जिक्र करते हैं, विपक्षी एकता का भी जिक्र करते हैं, तो ऐसे में एक गठबंधन जो है और एकता जो है तभी तय होती है ना, जब आपके बयान सही होते हैं। अब ये कह दिया जाएगा कि भगवान का बदला बड़ा क्रूर है, शरीर का एक भी टुकड़ा नहीं मिला, आजम खान साहब इस तरह की बात करते हैं, तो क्या लगता है ये ऐसे मौकों पर इस तरह की बयान देते हैं? आप भी अपने विकास की बातें कर लीजिए तो जनता खुश हो जाएगी। इस तरह के बयान की जरूरत क्या पड़ती है? सवाल ये कि आजम खान साहब का बयान तो आ गया, लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गोरखपुर में बयान दिया और गिनाया कि गोरखपुर के लिए उन्होंने क्या किया था, वो चाहे एम्स हो, चाहे रामगढ़ ताल हो, वो समाजवादी पार्टी ने बनवाया। लखनऊ में क्या किया है, आप तो लखनऊ में रहते होंगे तो जानते होंगे, या हमारे सीनियर है ये नीरज जैन जी, मेरे सीनियर रहे लखनऊ विश्वविद्यालय में, तो ये जानते होंगे कि
क्या काम कराया है अखिलेश जी ने। जहां हम मेट्रो छोड़ के आए वहां से एक कदम आगे न बढ़ी। चलिए, और दो चीजें जो विकास में लखनऊ में बढ़ सकती थी, नीरज भाई साहब बताएंगे। विक्रम टेम्पो बनाने वाली कंपनी स्कूटर इंडिया थी, आज तक नहीं चलवा पाए। जो सबसे ज्यादा नौकरी देती थी लखनऊ में, उसके बाद भी हारने का कारण समझ में नहीं आया जी। इस वक्त दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री। बहुत बहुत स्वागत करते हैं दिनेश जी आपका। जी जी, धन्यवाद। चूंकि निकाय चुनाव को लेकर बात चल रही है और मुद्दे जो है सक्रिय ये होने चाहिए, मुद्दे सामने ये आने चाहिए कि लोकल स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम किया है। विपक्षी दल कह रहे हैं कि इन कार्यों की बजाय कार्य ये होते हैं कि हम राष्ट्रीय स्तर के काम गिनाने लगते हैं, ऐसा क्यों? मैं आपको एक बार में काम गिना दे रहा हूँ। लखनऊ की अगर आप बात कर रहे हैं जी, पूरे प्रदेश में अमृत योजना के अंतर्गत सीवरेज का काम चला है जी, और उसके साथ साथ स्मार्ट सिटी बनाने के प्रोजेक्ट बड़ी तेजी से चले हैं जी। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आपने देखा हो जी, तो 17 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, 4 लेन सड़कें बन रही हैं, 20 हवाई अड्डे हो गए हैं, 6 मेट्रो बन रही हैं, 6 मेट्रो पे काम चल रहा है। लखनऊ की अगर आप बात करो तो लखनऊ में नगर निगम में जितना भी सीवरेज का काम है तो पूरा लखनऊ का लगभग सीवरेज का काम अपनी पूर्णता की तरफ है। अमृत योजना के अंतर्गत भी काम चल रहा है और प्रदेश शासन की तरफ से भी चल रहा है। 17 पुल बने हैं केवल लखनऊ में। आप देखो कारगिल स्मृति वाटिका, यहाँ पर कान्हा ओपन देश का नहीं एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। गायों के और साड़ों के सबके आश्रय स्थल के रूप में कान्हा ओपन प्रोजेक्ट है नादरगंज अमोसी में। शूटिंग रेंज यहाँ पर बना है नगर निकाय के उससे। और अगर आप गोमती के तटों का सौंदर्य देखें तो आपको वहाँ पर झूलेलाल वाटिका, अवध वाटिका, मनकामेश्वर वन, श्रद्धा उपवन, उसके बाद अगर आप चलो तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत उपवन, उसके बाद वाल्मीकि प्रेरणा स्थल, तमाम प्रोजेक्ट ऐसे, खाटू श्याम वाटिका कि आप अगर देखेंगे चारों तरफ नगर निकाय के कामों की आपको बरसात दिखाई पड़ेगी। बहुत अच्छी बात कही और मुझे लग रहा है कि आपने ये तस्वीर भी क्लियर कर दी कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या है। दिनेश जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने सारी तस्वीर क्लियर कर दी कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या किया गया है, लेकिन यहाँ लखनऊ तक हम सीमित है। कई स्मार्ट गाँव की भी बात की गई है, तो ये कहा जा रहा है कि सारी चीजें सिटी तक ही सिमट कर रह गई हैं या गाँव में भी कुछ काम होगा? अब आप गांव का काम कहें तो गांव में बता देते हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत आज शायद उत्तर प्रदेश से पहली बार गांव के अंदर सड़कों को मेन सड़कों से जोड़ने का काम लगभग पूरा हो गया है। पहली चीज। दूसरी चीज, हर गांव में हर घर में शौचालय का निर्माण हो गया है, जो आजादी के बाद पहली बार हुआ है। हर गांव में जो है प्रधानमंत्री आवास, ग्रामीण आवास का निर्माण करके उनके सुपुर्द करोड़ों की संख्या में किया गया है। अगर आप वहां देखो तो गांव के अंदर ही जो है वो आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत उनको सबको 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य की व्यवस्था कराई गई है। अगर गांव में देखो तो हर घर पहले बिजली के लिए जाना पड़ता था उनको, आज हर घर बिजली का कनेक्शन देने का काम पूरा हुआ है और बिजली के खंभे, सड़क के खंभे भी आज गांवों में लगाई गई हैं। अब हर घर नल लगभग सभी गांवों में काम चल रहा है। इंटरनेट लगभग सभी गांवों में आज बिछाने का काम तेजी से पूरा हुआ है। आज डिजिटल जो प्रोसीजर्स है वो सारे गांव में चल रहे हैं। हर गांव के व्यक्ति पर डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम के अंतर्गत 6,000 रुपए किसान के खाते में पहुंच रहे हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि जो दर्शक सुन रहे होंगे और जो लोग सुन रहे होंगे जाएंगे तो एक घंटा आपको इतने कामों में लगेगा। गांव में और शहर में समग्र विकास हुआ है और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बात और समझना चाहेंगे दिनेश जी, एक बात और, चूंकि एक बात और हमेशा आती रही जो विपक्षी दलों पर हमेशा आप उसका आरोप लगाते रहे, वो है कानून व्यवस्था की। क्या वास्तव में कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की ठीक है? ये तो विपक्ष तो छोड़ दीजिए, अगल बगल का देश नहीं लगा सकता उत्तर प्रदेश के बारे में। एक दो घटनाएं होती हैं अगर तो उन घटनाओं पे इतनी कठोर कार्रवाई हो जाती है कि उनकी 3 पीढ़ियां
उसमें अपराध करने से डरती हैं। आपने देखा होगा 43 साल बाद प्रयागराज के एक माफिया को दंड दिलाने का काम 43 वर्षों बाद योगी जी के शासन में ही हो पाया। हाँ, लेकिन उसमें सवाल ये दिनेश जी खड़े हो रहे हैं, सवाल ये खड़े हो रहे हैं दिनेश जी, बात कर रहे हो हमसे, नहीं अभी जजमेंट आया है, ठीक बात, कि उनको पैरोकारी करके अभी आजीवन कारावास वो उम्र कैद के साथ 10 साल की कैद के साथ, और अभी नहीं, इसमें सवाल ये खड़े हो रहे हैं ना दिनेश जी कि इतनी तगड़ी व्यवस्था थी वहां पर, उसके बाद भी 3 ऐसे लड़के जिनको पता भी नहीं था, नए नवेले लड़के इतनी सिक्योरिटी के बीच में गोली मारकर चले जाते हैं। आपने ध्यान नहीं दी मैंने क्या कहा जी। मैंने कहा कि अगर किसी कारण से कोई, देखिए घटनाओं में तो प्रधानमंत्री जी की इतनी सुविधा थी, माननीय इंदिरा जी की, माननीय राजीव जी की, लेकिन जब घटना घटी है तो कार्रवाई तत्काल कैसे हुई? उसी रात को न्यायिक आयोग का हो गया जी। रात को ही जिस दिन घटना घटी है प्रयागराज की, और दूसरे दिन से जांच शुरू हो गई जी, और सब अपराधी पकड़ भी लिए गए, काफी आगे तक का सरकार बढ़ भी चुकी है इसके उसमें। तो घटना नहीं घटती ऐसा मैंने नहीं कहा, घटना अगर घट गई धोखे से भी तो कठोर। संदीप जी, एक बात और समझना चाहेंगे, 80-20 हिंदुत्व, सारे आतंकी मुस्लिम क्यों होते हैं, हिंदुत्व का एजेंडा, ये सारे जो है आपके एजेंडे में शामिल रहे हैं, उनको लेकर आपने बहुत, भारतीय जनता पार्टी ने वोट भी बटोरे हैं, लेकिन अचानक से मुस्लिमों के प्रति प्रेम जो है दिखने लगा, पसमानदा मुस्लिम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा उनको टिकट दी जा रही है, ये बदलाव कैसे भारतीय जनता पार्टी में आ गया? रविंद्र जी देखिए, हमेशा प्रश्न उठता रहा है और आप लोग भी ये क्वेश्चन करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को क्यों टिकट नहीं देती। अच्छी बात है जहां उनकी जनसंख्या है और जहां अच्छे देशभक्त तो मुसलमान भी हमारे पार्टी में, ये बहुत बड़ा विंग है जो काम करता है मुस्लिम समाज को जोड़े हुए। तो जो राजनीतिक पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं जो वंदे मातरम के नाम पे अपना सर्वोच्च जीवन दे देते हैं और उन्हें भारत माता की जय के अलावा कुछ नहीं चाहिए, उन सबको पार्टी ने समायोजित किया, उन्हें टिकट दिया है। और मुख्य धारा में तो हम सबको आके मिलके काम करना है। भारत तो राष्ट्रभक्ति का एक पैमाना तय हो गया है, राष्ट्रभक्ति का एक पैमाना है कि इस तरह के जब आप नारे लगाओगे तभी राष्ट्रभक्ति तय होगी। नहीं, पैमाना क्या है? जो आप सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सोचना है जो कितना बाजुए कातिल में, जब हम कुछ बोलते हैं तभी तो सामने वाले को एहसास होता है कि हमारे मन में क्या है, हमारे दिल में क्या है, हमारी भावनाएं क्या है। तो अपनी भावना को अभिव्यक्त करने की जो आजादी है, व्यक्ति की जो आजादी है, वो तो हम सबको हमारे संविधान ने दिया, हमें अपनी बात को तो यतेन कसाना जी, हमने सबका दिल जीता, संदीप जी, हमने सबका यतेन कसाना जी आपकी इस बात को लेकर मैं पूछना चाहता हूँ कि मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन साहब ये दोनों देशभक्त मुस्लिम हैं या देश विरोधी हैं? क्योंकि आजकल दोनों कहीं नजर नहीं आ रहे हैं बेचारे। मैंने तो सुना था कि शाहनवाज हुसैन ने तो कपड़े भी सिलवा लिए थे नए ओथ लेने के लिए उपराष्ट्रपति की, लेकिन आप लोगों ने मुसलमान होने के नाते उनको बेचारों को धकेल के पीछे कर दिया। दिक्कत क्या है विपक्ष की? विपक्ष मुद्दों पे बात ही नहीं करता, विपक्ष को छोटी छोटी बातों ये छोटी बात है। देखिए, राजनीतिक पार्टी का अपना स्वरूप है, आप जिस दल में काम करते हैं वो दल आपको क्या आपसे करवाना है उससे पता है, तो जो भी दिशा निर्देश होता है सबको पालन करना होता है। तो आप जिस दल में हैं उस दल सच बात तो ये है कि लोगों का किस तरह से इस्तेमाल करना है, इससे ज्यादा अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी से अच्छी तरह से कोई नहीं जानता। मतलब आपके पार्टी में आप कुछ करें तो आप नहीं होते इस्तेमाल करते। चलिए विषय पे आते हैं, इस विषय से हमें कुछ फायदा नहीं होने वाला है हम लोगों को। देखिए, अभी जो चुनाव है दिल जीतने का है, हमने उत्तर प्रदेश के लोगों का दिल जीता है और इसलिए हम आश्वस्त हैं कि हम हर जगह भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी और ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार होगी वो काफी मजबूती के साथ और काम करेगी। बस मैं एक चीज और पूछना चाहता था, 1 सेकंड 2 सेकंड मुझे चाहिए। मैं जो पूछ रहा था कि ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, क्या ये किसानों को फिर कुचलेगी या इनका तीसरा इंजन अजय मिश्रा टैनी के बेटे को सजा दिलवा पाएंगे? क्या जिस तरह की अभी दिनेश शर्मा जी बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं बात कर रहे थे। किसानों की चिंता न करें, आग लगाने वाले इस देश में आग बुझाने की चिंता न करें। रविंद्र प्रताप से ठीक है, आग लगाते संदीप कुछ नहीं मिलने वाला, हमें ही चिंता है किसानों का, युवाओं का। तो उनका बकाया जो है गन्ने का वो भुगतान करवा रहे हैं। ठीक है, उनकी चिंता रविंद्र जी, हम दिनेश शर्मा जी आए और चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में जितनी भी उनसे बात हुई उन्होंने सारे काम गिनाने शुरू कर दिए। कुछ कहना चाहेंगे आप? वो तो कह रहे हैं हमने इतने काम किए हैं जो कि धरातल पर हैं, आप जाकर तो चेक कर सकते हैं। शहर से गांव को जोड़ने के लिए सड़कें हों, हाईवेज हों, तमाम तरह की चीजें, सारे काम गिना दिए उन्होंने, शहर से लेके गांव तक। नगर प्रमुख रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो पढ़ने की आदत है तो पढ़ दिया उन्होंने। अच्छा,
कोई राज्य क्या कर रहा है हाँ विकास में, या कोई राज्य कानून व्यवस्था में क्या कर रहा है, हाँ या वहाँ के बनाए गए नियम का पालन किया जा रहा है कि नहीं, इसके लिए 4 संस्थाएं बनी हुई हैं भारत सरकार द्वारा। एक तो माननीय कोर्ट है, नीति आयोग है, NCRB है, NHRC है। तो दिनेश शर्मा जी को जाके यहाँ के आंकड़े ठीक करा लेने चाहिए। माननीय कोर्ट ने अभी 3 दिन पहले कहा है उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों का अगर अवमानना नोटिस ना जारी किया जाए तो काम नहीं करते। नीति आयोग ने कहा है कि भुखमरी समाप्त नो पॉवर्टी में अंतिम से 4 है, हेल्थ इंडेक्स में सेकंड लास्ट है, एजुकेशन इंडेक्स पे 18वें नंबर पे है, जेंडर इक्वलिटी में 14वें नंबर पे है। NCRB कहता है कि अपराध में, अरे आपकी सरकार थी तो कौन से नंबर पे हम लोग थे? अपनी सरकार में ये नंबर पता है कि नहीं, ये कौन से नंबर पे हम लोग उस समय थे? अपने चरित्र का प्रदर्शन मत करिए। सुनिए, मैं बोलने का आदि नहीं हूँ, बीच में मैं नहीं चाहता कोई हस्तक्षेप। संदीप जी रुक जाइए, संदीप जी समय कम है, पर नीरज जी की टिप्पणी लेनी। हाँ। फिर NCRB कहता है कि IPC के अपराधों में दूसरे नंबर पर है, और NHRC कहता है कि कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होती है। तो आदरणीय दिनेश शर्मा जी जो हम लोग के गुरु भी रहे हैं, जैसे आप जानते होंगे, तो उनको जाके इन आंकड़ों को दुरुस्त कराना चाहिए। ठीक है, उन्हीं के ही आंकड़े हैं। ठीक है। प्रोफेसर नीरज जैन जी, चूंकि पसमानदा मुसलमानों के बारे में जब हमने संदीप जी से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं हम तो ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा आपसे ये समझना चाहें क्या अब मुसलमानों को भी बांटने की कोशिश की जा रही है? देखिए, पार्टी की आधारशिला ही, हाँ, साथ ही ये भी जोड़ेंगे क्या आसान होगा ये? नहीं, देखिए ऐसा आसान तो नहीं होगा और ना किसी को हजम होगा। रविंद्र जी, बस एक थोड़ी सी शिकायत आपसे, जब दिनेश शर्मा जी आए थे, CM थे, जब वो वार्तालाप करे उनको रोकना चाहिए था। मैं उनका 10 साल सीनियर हूँ, बहुत सीनियर हूँ, और वो मेरे बहुत प्रिय रहे हैं। हाँ। तब मैं उनको नीरज जी, समय उनके पास कम था इसलिए मैंने सवाल किए। खैर, आप जल्दी से अपनी बात रख दीजिए, नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा तो मैं जरूर जोड़ूंगा आपको। ये जो है भाजपा जो कर रही है जी, और जितना कर रही है इस दिशा में अच्छा काम कर रही है। इसको बहुत पहले से ये करना चाहिए। ये देश हर जात का है, अब इसमें भी डिवीजन करना कि ये पसमानदा और ये वो है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन चलिए जो कर रहे अच्छा करिए, इसलिए कि पूरे 142 करोड़ की आबादी इस देश की आबादी है। और इसमें बांटने का काम करती है। लेकिन कभी कभी एक आखिरी सवाल, नीरज जी, तो पूरा देश है, इसमें आप किसी को बात नहीं सकते। ठीक है, एक आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में चाहिए। कौन सी ऐसी बात होगी इस निकाय चुनाव में जो जीत हार तय कर देगी? सर, मैं तो कह रहा हूँ कि ये नगर पालिका के जो चुनाव है किसी राजनीतिक दल के नहीं है, और इसके अंदर ये बात जान लीजिए कि ये बौद्धिक स्तर का चुनाव है। अब फिर ये देखना है कि किस प्रकार के जिला प्रशासन के वो लोग जो सरकार जिनको इस्तेमाल करती है चुनाव अधिकारी के तौर पर, उनके रवैये से सरकार बन रही है, बिगड़ रही। पार्टियों ने प्रत्याशी बहुत, ये तो बड़ी बात कह दिया। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन कह रहे हैं कि बुद्धिमत्तापूर्ण चुनाव होंगे यहाँ पर। देखना ये होगा जिस तरह से अब तक जीतते आए हैं, अगर वो रवैया नहीं अपनाया जाता, वो मदद ना ली जाए तो सारे आंकड़े सामने आ जाएंगे कि कौन किस पर कितना भारी होता नजर आएगा। लेकिन फिलहाल दावे सबके अपने अपने हैं, उन दावों में कितना दम है ये 13 तारीख को पता लगेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।